वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। आज फिर हम मैराथन लेकर आए हैं बिहार पुलिस के लिए। इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, तो फिर आप इसको देखिएगा। मैराथन आपका बिहार पुलिस के लिए है। आपका पहला क्वेश्चन है, समय को बर्बाद इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमारे पास समय हम लोग के पास कम है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत सारे हैं। फिर आगे आपका एनटीपीसी के लिए भी क्वेश्चन आएगा। तो ये पुलिस का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, और पुलिस का एग्ज़ाम जानबे करते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। तो महाभारत का मूलतः किस रूप में जाना जाता है? तो महाभारत को मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो उसे जाना जाता है जय संहिता के रूप में। तो आंसर क्या हो जाएगा? जय संहिता। ठीक है। और महाभारत को किसने लिखा था? वेद व्यास। वेद व्यास ने लिखा था। और रामायण को किसने लिखा था? रामायण महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। लेकिन रामायण तो हो गया, अब रामचरितमानस। रामचरितमानस इस ग्रंथ को किसने लिखा है? तुलसीदास। तुलसीदास। और ये किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। और ये संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा में है। ठीक है। तो अगला सवाल है आपका, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका इसमें हो जाएगा अन्नामुडी। तो अन्नामुडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अब ये दोदा बेटा दिया है, तो दोदा बेटा क्या है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है। और अमरकंटक, तो अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी, तो अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी कौन है? मैकाल। मैकाल। और अमरकंटक से ही दो आपकी नदी निकलती है, मुख्य रूप से जानते हैं। एक आपका हो गया सोन नदी जो उत्तर की ओर जाती है, और एक आपका नर्मदा नदी जो ये आपका जो है पश्चिम की ओर जाती है, और ये जाके अरब सागर में जाके मिल जाती है। इस नर्मदा नदी को क्या कहते हैं? गुजरात की जीवन रेखा। तो गुजरात की जीवन रेखा किसे कहते हैं? नर्मदा नदी को। और यही सोन जो है उत्तर की ओर जाती है, और यहाँ से गंगा प्रवेश करती है, गंगा में जाके मिल जाती है। तो पूछता भी है गंगा में दक्षिण से आकर कौन सी नदी मिलती है? तो वो है सोन। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? आपका यमुना है। और गंगा कहाँ से निकलती है? गौमुख की पहाड़ी उत्तराखंड में, और जाके गिर कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और ये नर्मदा कहाँ जाके गिरती है? अरब सागर में। ठीक है। अब है ये महेंद्रगिरी, ये आपका पूर्वी भारत में पाया जाता है। उड़ीसा तमिलनाडु के आसपास मिलेगा महेंद्रगिरी। अगला आपका सवाल है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो सारण सिंचाई नहर जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? आप लोग भी इसका आंसर मन में रखिएगा कि कितना आपका सही होता है। ठीक है। तो मेरा मकसद क्या है? सभी के बारे में बताना। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किया जा सके। ठीक है। तो सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? गंडक। और गंडक जो नदी है वो कहाँ से आती है? नेपाल से आती है। और नेपाल से आती है, नेपाल से आती है, लेकिन आपका बिहार में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? तो गंडक बिहार में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण। और बिहार की सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण है। ठीक है। अब है कोसी। कोसी कहाँ से आती है? गोसाईनाथ। गोसाईनाथ की पहाड़ी से आती है, वो भी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। तो ये भी नेपाल से आती है, लेकिन बिहार में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? तो वो कहाँ प्रवेश करती है? सुपौल। ठीक है। सुपौल कोसी प्रमंडल में है। कुल बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9, जिसमें कोसी प्रमंडल में सुपौल, मधेपुरा और सहरसा आता है। ठीक है। तो कोसी को क्या कहते हैं? बिहार की शोक नदी। ज़्यादा तबाही यही होती है। और दिशा, सबसे ज़्यादा दिशा बदलने वाली नदी बिहार में कौन है? कोसी है। और सोन अभी चर्चा की है, अमरकंटक से आती है। तो सबसे पहले ये बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो ये बिहार में नीचे में। ठीक है। तो ये बिहार में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? रोहतास। रोहतास में प्रवेश करती है कौन नदी? सोन नदी। तो याद कर लीजिएगा। गंगा अब सबसे पहले बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? बक्सर। ठीक है।
तो गंगा बिहार में सबसे पहले प्रवेश करती है बक्सर में, गंडक सबसे पहले बिहार में पश्चिम चंपारण, और कोसी सबसे पहले सुपौल में, और सोन नदी रोहतास। और रोहतास क्या है, बिहार का सबसे साक्षर जिला है। ठीक है, पुरुष में भी और महिला में भी। लेकिन यही आपसे पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा अशिक्षित यानी कम साक्षर वाला जिला कौन है, तो पूर्णिया है। लेकिन महिला में बोल देगा तो कौन है, सहरसा। महिला में बोलेगा सहरसा, और महिला और पुरुष मिलाकर बोले, चाहे पुरुष बोले तो क्या हो जाएगा, पूर्णिया। अगला आपका सवाल है, पाट आंचल अवस्थित कहाँ है। देखिए, पाट आंचल जो झारखंड में एक पहाड़ी है जिसे हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार को वहां के लोकल लोग क्या बोलते हैं, पाट आंचल के नाम से पुकारते हैं। तो ठीक है, पाट आंचल क्या कहाँ स्थित है, आपका झारखंड में है। यह किसका नाम है, छोटा नागपुर पठार का। अब छोटा नागपुर पठार के बारे में जानते हैं। छोटा नागपुर पठार, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है छोटा नागपुर की, तो वो कौन है, पारसनाथ। पारसनाथ। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, पारसनाथ। और छोटा नागपुर को क्या कहते हैं, भारत का रीढ़ कहा जाता है। भारत का रीढ़ कहा जाता है, यानी कि खनिज का भंडार। यानी भारत का रीढ़ किसे कहते हैं, छोटा नागपुर पठार को। और मेघालय, असम के 2 जिले से कटकर क्या बना था, मेघालय का। ठीक है, और मेघालय में ही आपका गारो खासी जयंतिया स्थित है। और विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है, मासिन राम, वो भी कहाँ स्थित है, मेघालय में है। ठीक है, बिहार, भारत का सबसे कम साक्षर जिला कौन है, आपका बिहार। और मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं, भारत का इथोपिया कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है, इथोपिया। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, भारत का इथोपिया। और यहीं पर है महाकाल मंदिर। ठीक है, तो महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है, उज्जैन। उज्जैन किस नदी के तट पर है, शिप्रा नदी के तट पर है। और ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश। उसी के बाद है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। और उसके बाद है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम जैसे तट मंदिर कहते हैं, ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और हो गया इसमें क्वेश्चन। तो छोटा नागपुर क्या कहते हैं, भारत का रीढ़। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या हो गया, पारसनाथ हो गया। और महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है, उज्जैन, जो किस नदी तट पर है, शिप्रा नदी के तट पर है, मध्य प्रदेश में। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, महाबलीपुरम तमिलनाडु में। अब भारत का इथोपिया किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश, क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारू राज्य और भारत का हृदय मध्य प्रदेश को कहते हैं, यानी कि हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश। और विश्व में सबसे ज्यादा बारिश आपका मासिन राम, मेघालय। अगला आपका सवाल है, बाबर का जन्म कब हुआ था। तो बाबर का जन्म कब हुआ था, तो 1483 ईस्वी में। लेकिन कहाँ हुआ था, इसके बारे में जानते हैं। तो इसका जन्म हुआ था फरगना घाटी, फरगना घाटी। और ये अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है, उज्बेकिस्तान। तो जन्म कब हुआ था, 1483। लेकिन जब जन्म जान गया तो हम मृत्यु भी जानेंगे। मृत्यु कब हुआ था, 1530 में हुआ था। लेकिन कहाँ मृत्यु हुआ था, तो मृत्यु हुआ था आगरा में। मृत्यु कहाँ हुआ था, आगरा में। लेकिन दफनाया कहाँ गया था, दफनाया गया था इन्हें कहाँ, काबुल। ठीक है, तो दफनाया गया था काबुल में। तो बाबर जो है आपका सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना किसने किया था, बाबर ने। और ये कब हुआ था, 1526 में। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में होता है, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, और यहाँ से आपका समाप्त हो जाता है लोदी वंश, और यहाँ से मुगल वंश का क्या हो जाता है, स्थापना होता है। तो बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर। ठीक है, अकबर के बाद जहांगीर के बाद औरंगजेब। तो बाबर, हुमायूं, बाहों में आजा सनम। बाबर, हुमायूं, अकबर,
जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये मुख्य रूप से इनका चर्चा इतिहास में ज़्यादा है और इन्हीं के बारे में हम लोग को ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये कालक्रम है मुगल वंश का जो सबसे ज़्यादा प्रभावशील रहा हमारे भारतीय इतिहास में। अब 1960 में क्या रहा, तो BRO की स्थापना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमेशा कहाँ बनाती है रोड, जो भारत का सीमावर्ती इलाका है वहाँ पे जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। और इस समय एक और घटना हुआ था, सिंधु जल समझौता। तो सिंधु जल समझौता भी कब हुआ था, 1960 में हुआ था, जिसमें 3 नदी आपको पाकिस्तान को दिया गया और 3 नदी भारत को दिया गया था। इसको उतार लीजिएगा। अगला सवाल है आपका, PM प्रणाम योजना का संबंध किससे है। तो PM प्रणाम योजना का संबंध, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ तो वो कैवीं लोकसभा था, तो ये 18वीं लोकसभा था, 18वीं लोकसभा। ठीक, कितने चरण में चुनाव हुआ, 7 चरण में चुनाव हुआ। ठीक है, 7 चरण में। सबसे कम मतदान कहाँ हुआ, सबसे कम मतदान कहाँ हुआ, तो वो कहाँ हुआ, बिहार में। ठीक है, इसका मुख्य कारण लिखा दिए। और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने थे, लोकसभा के अध्यक्ष आपका ओम प्रकाश बिरला, ओम प्रकाश बिरला। और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। अगर प्रथम महिला की चर्चा कर दिया, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष तो मीरा कुमार। ठीक, तो ये सब जान जाते हैं। और ये लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव होता है कितना अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद है 93, अनुच्छेद कितना में, 93 में। और ये लोकसभा के अध्यक्ष का हटाना या चयन करना ये सब लोकसभा का सदस्य ही करता है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है, PM प्रणाम योजना का संबंध किससे है, कृषि से। इसमें करना क्या था, कृषि में जैविक खेती का करना है, उर्वरक जो है हम जो यूरिया देते हैं उसका प्रयोग कम करना है, ज़्यादातर जो है आपके मवेशी का हो गया, घास उसका हो गया, इसका जो खाद होगा जैविक खेती का ज़्यादा इसमें प्रयोग करना है। PM प्रणाम योजना का संबंध, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है मिष्टी योजना, मिष्टी योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो मिष्टी योजना नाम से ही लगता है मिष्टी योजना, अच्छा चीज, तो ये किससे संबंध है, आपका पर्यावरण से। तो मिष्टी योजना का संबंध किससे है, आपका पर्यावरण से संबंध है। मिष्टी योजना का संबंध पर्यावरण, और इसमें ज़्यादातर मैंग्रोव वन। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि आपका पश्चिम बंगाल और कुछ बांग्लादेश के में पड़ता है आपका। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन। और सुंदरवन के डेल्टा में एक वृक्ष होता है जिसका नाम है सुंदरी, इसलिए उसका नाम पड़ा सुंदरवन का डेल्टा। और सुंदरी को हम लोग अपनी ज्योग्राफी की भाषा में उसे क्या कहते हैं, मैंग्रोव वन कहा जाता है, जो कि ज़्यादातर जलीय इलाका में ये गाछ होते हैं। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा आपको ध्यान आपको देना है। ठीक है, तो यह है मिष्टी योजना का संबंध। अगला सवाल है लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है। तो लॉर्ड मैकाले जो है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित रखता है, किससे, अंग्रेजी शिक्षा से। ठीक है, अब है सेना के सुधार। तो सेना में अच्छे हथियार का प्रयोग ये किसने आपको किया था, तो उसका नाम है लॉर्ड किचनर, कीचनर। और वैसे भी समझिएगा किचन जो खाना बनाते हैं तो वहाँ पे अच्छी सामान होती है, बेलना, चौकी, छोलनी, जिससे ज़्यादा जल्दी खाना जल्दी बन जाए। ठीक है, तो सेना में सुधार किसने किया था, लॉर्ड किचनर। सती प्रथा का समाप्त किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इसमें सहयोग किए थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों, सती प्रथा भी बोलेगा और ठगी प्रथा दोनों, तो दोनों को समाप्त किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये 1829 में और ये 1830 में।
1829 में सती प्रथा, 1829 में सती प्रथा और 1830 में आपका क्या हो जाएगा, ठगी प्रथा। और दोनों को लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा समाप्त किया गया। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त क्या होता है कि जो आपके पास जमीन पहले से रखी हुई है उसको आप जो है आपके नाम कर दिया गया या आप उसका जो है मालिकाना हक हो गए। तो ये स्टार्ट किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त का संबंध किससे है, किस गवर्नर जनरल से है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से है। अंग्रेजी शिक्षा हो गया लॉर्ड मैकाले, सेना में सुधार लॉर्ड किचनर, और सती प्रथा और ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला सवाल है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं। कुम्हार स्थल से जो प्राप्त हुआ है तो किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो पाटलिपुत्र के अवशेष। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र में देखिए 4 गो बौद्ध संगीति हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति, तो प्रथम बौद्ध संगीति वो कहाँ हुई थी, राजगिरी। दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली, तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। ये तो ये जो तीसरा जो है पाटलिपुत्र में जो बौद्ध संगीति हुआ था इसका भी प्रमाण जो है कुम्हार स्थल से मिलता है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, कुम्हार स्थल से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, अवशेष प्राप्त हुआ है, उसमें तृतीय बौद्ध संगीति का भी चर्चा किया गया है। और तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था, तो सम्राट अशोक के समय हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के समय हुआ था, कनिष्क के समय हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था, अजात शत्रु के समय हुआ था। और दूसरा संवत किससे हुआ था, कालाशोक, कालाशोक। तो बोलिए, प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क में। पहला कहाँ हुआ था, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। पाटलिपुत्र का ढेर सारा नाम है, पोलीब्रोथा नाम है, पाटलिपुत्र नाम है, पालीग्राम नाम है। ठीक है, तो ये सब नाम है। अब ये श्रावस्ती, श्रावस्ती का संबंध किसे, तो गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, सबसे ज्यादा उपदेश वो कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। ठीक है, और इनके उपदेशों का वर्णन ज्यादातर किसमें है, सूत पिटक। सूत पिटक बौद्ध का एक ग्रंथ है। सूत पिटक में गौतम बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश की चर्चा की गई है। सबसे ज्यादा कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। और सबसे पहले उन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में। ठीक है, जिसको हम किस नाम से पुकारते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। अब ये कपिल वस्तु, कपिल वस्तु में ही एक जगह है लुम्बिनी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म। अगर लुम्बिनी ऑप्शन नहीं देता है तो कपिल वस्तु मार सकते हैं। ठीक है, तो लुम्बिनी एक जगह है, कहाँ पड़ता है, कपिल वस्तु। ये कहाँ पड़ता है, नेपाल। ये कहाँ पड़ता है, नेपाल। और कपिल वस्तु क्या था, शाक्य वंश की राजधानी, शाक्य वंश की राजधानी। तो शाक्य वंश की राजधानी कहाँ थी, कपिल वस्तु थी। और जो आपके गौतम बुद्ध थे वो क्या थे, शाक्य वंश के राजकुमार थे। शाक्य वंश के क्या थे, राजकुमार। अब वैशाली का संबंध महावीर स्वामी जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली। और उनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी, पावापुरी। ठीक है, और वैशाली में क्या हो गया, कुंडग्राम वैशाली उनका जन्म हो गया था। अगला सवाल है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है। तो फतेहपुर सिकरी में वो नहीं है। अब फतेहपुर सिकरी है कहाँ, तो फतेहपुर सिकरी आपका उत्तर प्रदेश में है। और यहीं पर है बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है, तो अकबरी महल नहीं। तो अकबरी महल है कहाँ, तो वो है आगरा में। ठीक है, तो आगरा में क्या स्थित है, अकबरी महल। आपका ताजमहल भी आगरा में स्थित है। और स्वर्ण महल कहाँ है, फतेहपुर सिकरी। पंचमहल फतेहपुर सिकरी। और जोधाबाई का महल भी कहाँ है, फतेहपुर सिकरी में। अकबरी महल कहाँ है, आगरा में है।
अगला आपका क्वेश्चन है पीवीजीटी। तो पीवीजीटी का संबंध किससे है? पीवीजीटी का संबंध, पीवीजीटी, तो पीवीजीटी का संबंध किससे है? जनजातीय वर्ग से है। जनजातीय का मतलब हो गया कि जो शेड्यूल ट्राइब है, जो कि ज़्यादातर जंगल उंगल में निवास करते हैं, उनका उत्थान करना, उनको मजबूत करना, उनको रोजगार का माध्यम पैदा करना। तो ये है पीवीजीटी विकास का मिशन। किसके लिए है? जनजातीय वर्ग के लिए है। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? उत्तर वाहिनी का मतलब उत्तर की ओर जाती है। देखिए, गंगा खुद गौमुख की पहाड़ी से निकलती है, उत्तर से नीचे की ओर आती है। तो नीचे यानी उत्तर की ओर जाके मिलना है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर आके मिलती कौन नदी है? आपका सोन नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी। अभी हम चर्चा किए थे गंडक। गंडक बिहार में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? पश्चिम चंपारण। कोसी सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? तो आपका हो जाएगा सुपौल। और सोन नदी सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? तो वो हो जाएगा आपका सोन रोहतास। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगला आपका सवाल है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो वो है पाली अनुसंधान। तो गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। ठीक है। और महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा, जिसको हम अर्धमगही कहते हैं। ठीक है। तो पाली अनुसंधान संस्थान का संबंध किससे है? नौ नालंदा महाविहार। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम, ये गुप्त वंश के शासक थे, कुमारगुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और उन्होंने ही गुप्त संवत चालू किया था 319 से 320 ईस्वी। 319 से 320 ईस्वी अपनी गद्दी पर बैठने यानी राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ठीक है। तो ये हो गया कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। और ये कुमारगुप्त प्रथम ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। लेकिन एक और चीज है, धर्मशिला। धर्मशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला। ठीक है। धर्मशिला नहीं है, विक्रमशिला। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? जो कि भागलपुर में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो धर्मपाल, ये पाल वंश के थे। और पाल वंश स्थापक कौन था? गोपाल। राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। ठीक है। और एक और है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। उदंतपुरी मठ समझिए चाहे विश्वविद्यालय समझिए, इसका स्थापना किसने किया था? गोपाल। किसने किया था? गोपाल। तो ये तीन गो इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है। महावीर का जन्म स्थल कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली। और वैनसांग जो किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय। इसे क्या नाम से पुकारते हैं? यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार के नाम से किसे पुकारा जाता है? वैनसांग। तो वैनसांग किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। अगला आपका सवाल है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पहले हम सिख गुरु के बारे में जानते हैं। विश्व में सबसे अंतिम में जो धर्म की स्थापना हुआ वो कौन सा हुआ? सिख धर्म। तो गुरु नानक पहला सिख गुरु, गुरु नानक, अंगद, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, सभी में गुरु लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुल इनके 10 गुरु हैं। अंतिम गुरु का नाम क्या हो गया? गुरु गोविंद सिंह। और प्रथम गुरु क्या हो गया? गुरु नानक।
तो गुरु नानक किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। तो पूछिएगा गुरु नानक ने क्या किस धर्म का स्थापना किया था? तो सिख धर्म का स्थापना किया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहेब, तलवंडी, और ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। अंगद को ही बाद में क्या कहा जाने लगा? लहना। तो लहना के नाम से किसे पुकारा जाता था? गुरु अंगद को पुकारा जाता था। अमरदास और ये हो गए रामदास। तो 500 बीघा जो जमीन अकबर ने दिया था, 500 बीघा जमीन वो किसे दिया गया था? राम बहादुर के लिए इंपॉर्टेंट है शीशगंज गुरुद्वारा। शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? गुरुद्वारा दिल्ली में स्थित है। और इनकी हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। इनका शीश काट दिया था। तो ठीक है, इसलिए ये शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से पुकारा जाता है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और इन्होंने कहा था कि हमने अपना सर कटा दिया, लेकिन हर बात को हमने नहीं बताया। गुरु तेग बहादुर। और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो क्या है? पटना में स्थित गुरु गोविंद सिंह आपका आंसर हो जाएगा। और अर्जुन देव की हत्या किसने किया? जहांगीर। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेना है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है सीमेंट के लिए। लेकिन डालमिया नगर कहाँ स्थित है? तो डालमिया नगर जो आपका स्थित है वो कहाँ स्थित है? रोहतास में। रोहतास। तो डालमिया नगर कहाँ स्थित है? रोहतास में स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अब है रेशम के लिए कौन प्रसिद्ध है? भागलपुर। सिल्क सिटी के नाम से किसे पुकारा जाता है? भागलपुर। और भागलपुर किस नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट पर है। चमड़ा के लिए कौन प्रसिद्ध है शहर? तो वो है पटना। और जूट के लिए आपका कौन स्थित है? बहुत विख्यात है, तो वो है पूर्णिया और कटिहार। पूर्णिया और कौन है? कटिहार। ये जूट के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसको पटुआ बोलते हैं हम लोग अपनी गांव की भाषा में, पटुआ या पटसन बोलते हैं। इसके लिए पानी बहुत ज्यादा। अब एक सवाल आता है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय जब बांग्लादेश पाकिस्तान में था, तो सबसे ज्यादा हमारा किस उद्योग पे प्रभाव पड़ा था? तो वो है आपका जूट। क्योंकि पानी वाला जो इलाका था वो बांग्लादेश, वो टूट के चला गया, जिससे हमारा जूट के प्रभाव, जूट का जो उद्योग होता है उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब है भारत में एकमात्र राज्य जो केसर, एक बार केसर के खेती कीजिए, जिंदगी भर जो है ऐश कीजिए। ठीक है, तो भारत में क्योंकि केसर का रेट बहुत महंगा है, 1 लाख 2 लाख रुपया किलो आता है। ठीक है, तो भारत में एकमात्र राज्य जो केसर के उत्पादन के लिए जाना जाता है वो है कौन है? जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर। मेघालय हो गया, बादलों का हो गया। असम में क्या क्या स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है? असम में है। बिहू वहां का प्रमुख लोक नृत्य है। बिहू पर्व है आपका कहाँ है? असम में है। ठीक है, और यहीं पर है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। तो ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है? माजुली। माजुली जो कि किस नदी के बीच में स्थित है माजुली? तो ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ही ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। और असम में आने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। और भारत की सबसे गहरी नदी या फैलाव की दृष्टि से बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। और सबसे छोटा नदी द्वीप क्या नाम है? उमानंदा। वो भी कहाँ स्थित है? असम में। अब वो भी किस नदी के चारों बगल बीच में है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी। नदी द्वीप क्या होता है? द्वीप क्या होता है? जमीन, कोई जमीन के चारों बगल पानी हो, अगर नदी हो तो इसे हम नदी द्वीप के नाम से पुकारते हैं। अगर कोई जमीन है
अगर कोई जमीन है, लैंड है, इसके चारों बगल समुंदर हो, इसके चारों बगल क्या हो, समुंदर हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो श्रीलंका भी एक द्वीप है। अगर तीनों बगल जमीन हो, ऊपर जमीन हो, तीनों बगल क्या हो, जमीन हो, और बीच में क्या हो, पानी हो, बीच में क्या हो, पानी, तो इसे क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। अब जमीन हो और तीनों बगल क्या हो, पानी हो, तीनों बगल क्या हो, पानी हो, पानी हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। ध्यान देखिएगा, चारों बगल नदी और बीच में जमीन तो उसे नदी द्वीप, चारों बगल पानी समुंदर का और बीच में जमीन तो द्वीप कहते हैं। तीनों बगल जमीन और बीच में पानी है तो इसे खाड़ी के नाम से पुकारते हैं। तीनों बगल पानी हो और बीच यहाँ पे जमीन हो, तीनों बगल पानी हो, जमीन हो, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप है। इसलिए भारत की दक्षिण जो है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आपका आंध्र प्रदेश, ये सब क्या है, प्रायद्वीपीय प्रदेश में आता है। ठीक है। सेब के लिए विख्यात तो कौन है, आपका हिमाचल प्रदेश है। इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इस सब क्वेश्चन को। अगला आपका सवाल है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुआ था। उसका नाम क्या था, उसका नाम था गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय। गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय। और इस जगह का नाम क्या है, पंतनगर। अब पंतनगर कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो विश्व में, देश में, अपना देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1960 में, जिसका अभी नाम क्या है, गोविंद वल्लभ पंत है, जो कि पंतनगर उत्तराखंड में है। उत्तराखंड किससे अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से। कब अलग हुआ, 2000 में। ठीक है। और 1905 में क्या हुआ था, योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग, जो कि अब नाम इसका चेंज हो गया है। इसका नया नाम क्या है, इसका नया नाम है नीति आयोग, नीति आयोग। और इसकी स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। और ये याद रखिएगा, ये सब 5 वर्ष का प्लानिंग है, जो कि रूस से संबंधित, यानी कि रूस के योजना से प्रभावित है योजना। ठीक है। तो यूएसएसआर, तो रूस का पहले क्या बोलते थे, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत संघ बोलते थे, जो कि 1991 में 15 देशों में अलग हो गया। 1991 में रूस बट गया और 15 देश इससे क्या हो गए, अलग हो गए थे। शासक कौन शासक था, मिखाइल गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव उस समय वहां के शासक थे। तो 1991 में 15 देश इससे क्या हो गए, अलग हो गए थे। किससे, सोवियत संघ से अलग हो गए थे। और नाटो की जो स्थापना हुआ था वो सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए ही किया गया था। और सोवियत संघ को आज हम लोग क्या बोलते हैं, रूस, रसिया बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए एक और चीज, जो संविधान के अनुच्छेद में चर्चा किया गया है उसे हम क्या कहते हैं, संवैधानिक। और जो संविधान के अनुच्छेद में चर्चा नहीं किया गया है उसे हम बोलते हैं गैर संवैधानिक कहते हैं। तो योजना आयोग क्या है, एक गैर संवैधानिक संस्था है। क्या है आपका, ये गैर संवैधानिक संस्था है। अब तब तो कौन कौन हो जाएगा, योजना आयोग, उप प्रधानमंत्री का संविधान के किसी अनुच्छेद में चर्चा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, गैर संवैधानिक। अब संवैधानिक पद जिसका अनुच्छेद में चर्चा किया गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महाधिवक्ता, ये सब का चर्चा जब कर देंगे संविधान के अनुच्छेद में तो ये क्या कहलाएगा, संवैधानिक, जो कि चर्चा में है। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो पहले हम क्या बनाएंगे, एक ग्लोब बना लेते हैं। और ग्लोब किसने बनाया था, मार्टिन बेहम। किसने, ग्लोब किसने बनाया था, मार्टिन बेहम। और ये है आपका अक्षांश, सोया हुआ वाले को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और खड़ा वाले को क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, देशांतर। देशांतर से समय का पता चलता है और अक्षांश से किसका, दूरी का पता चलता है। तो इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसी को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है। या अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। ठीक है। तो ये है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा से हमारा जो है जमीन जो है कन्याकुमारी कितना दूर है, 876 किलोमीटर।
लेकिन कन्याकुमारी से भी नजदीक कौन है? तो अंडमान निकोबार। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार कन्याकुमारी से थोड़ा नीचे पड़ जाता है, तो अंडमान निकोबार कन्याकुमारी से विषुवत रेखा से नजदीक अंडमान निकोबार होता जाए। अंडमान निकोबार ऑप्शन में नहीं दिया तब आपका कन्याकुमारी दक्षिण भारत का कोई हिस्सा बोल सकते हैं। तो ये विषुवत रेखा। अब अफ्रीका में एक नदी है जिसका नाम क्या है? कांगो, और कांगो को ही कहते हैं जायरे। तो ये ऐसे निकलती है और ऐसे पास कर जाती है, तो 2 बार काट दी, ठीक है। तो विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कांगो या जायरे। तो अब आपको ऑप्शन में दोनों में से कोई एक देगा तो क्या मार देंगे? आपका जायरे, ठीक है। अब है ये अमेजन। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कहाँ की? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? वो है कौन है? अमेजन। सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? अमेजन हो जाएगा, ठीक है। नील, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील। और आप जो है, और नील पे बहुत सारा शहर बसा हुआ है, ठीक है। मिस्र किसकी देन है? नील की देन है, ठीक है। अब नाइजर नदी का मुहाना कहाँ है? गिनी की खाड़ी। कौन खाड़ी? मुहाना का मतलब जहां वो गिरती है, मुहाना। तो मुहाना कहाँ है? गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी। देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, कौन क्वेश्चन कहाँ एग्जाम में पूछ देगा, इसलिए अच्छे से समझिए, इसको देखिए। तो कांगो आपका जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसके ऊपर आता है 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़ आपको याद होना चाहिए। तो 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा। कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो भारत की नदी है जिसका नाम क्या है? माही। तो कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? माही। अब 23.5 डिग्री उत्तर गए तो 23.5 डिग्री कहां जाएंगे? नीचे जाएंगे। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। तो 23.5 अक्षांश क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। क्या नाम कहते हैं इसे हम लोग? मकर रेखा। और मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? लिम्पोपो नदी। कौन नदी? लिम्पोपो, लिम्पोपो। ये भी आपका अफ्रीका में, ये भी आपका अफ्रीका में, और ये आपका भारत में नदी है। तो ये सब हम कुछ बता दिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला आपका सवाल है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन 2 व्यक्तियों ने मिलकर तैयार किया था। एडवर्ड लुटियंस, यहाँ है आपका आंसर, एडवर्ड लुटियंस। और हर्बर्ट बेकर ने किया था, हर्बर्ट बेकर। तो 2 आदमी का नाम याद रखिएगा, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया राष्ट्रपति भवन का डिजाइन। अगला आपका सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। तो पहले हम जानते हैं 163। 163 में क्या है? 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का स्थापना करना, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री यानी कि सीएम करेगा उस राज्य का। 163 में। अब 164 में क्या है? राज्यपाल मुख्यमंत्री का नियुक्ति करवाएगा, शपथ ग्रहण करवाएगा, शपथ ग्रहण, प्रतिज्ञा दिलवाएगा, वेतन भत्ता सब कितना में है? 164 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 164। अब 165 में क्या है? राज्य का महाधिवक्ता। तो राज्य का महाधिवक्ता वो कितना में होगा? 165 में होगा, ठीक है। अनुच्छेद 166 में क्या है? राज्य सरकार का कार्य। तो राज्य सरकार का जो भी कार्य होता है वो कितना में दिया गया है? 166 में दिया गया। फिर से देख लीजिएगा, 167 में क्या है? राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद की स्थापना करना, जिसका अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री। जो अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। 164 में क्या है? मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करेगा, शपथ ग्रहण दिलवाएगा, वेतन भत्ता सब 164 में है मुख्यमंत्री का। 156 में क्या है? राज्य का महाधिवक्ता है। और 166 में क्या है? राज्य सरकार का कार्य कौन कौन काम करेगी, वो राज्य सरकार 166 में है। सबको नोट कर लीजिएगा अच्छा से। अगला सवाल है, भारत के लोकसभा
भारत के लोकसभा अध्यक्ष क्या होते हैं? देखिए, जिसको कागज में साइन करके दिया जाता है वो नियुक्ति होता है, और जो ऐसे हम लोग ओपनली चुन लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? चयन किया जाता है। ठीक है, तो इस समझिएगा, नियुक्ति और चयन में बहुत अंतर होता है। तो इसे क्या किया जाता है? चयनित किया जाता है, वो भी लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य के द्वारा। जो जीत के जाता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये लोकसभा के सदस्य के द्वारा चयन किया जाता है लोकसभा के स्पीकर। अभी कौन है? ओम प्रकाश बिरला, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष। नियुक्त प्रधानमंत्री का नियुक्त होता है, मुख्यमंत्री का क्या होता है? नियुक्ति होता है। अगला आपका अब जो है क्वेश्चन है अगला, किस भारत और पाकिस्तान संघर्ष के विराम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? ठीक है, किस वर्ष? किस वर्ष माने कि किस वर्ष दिया हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे राइटिंग में, तो यहाँ पे क्या होगा? किस वर्ष? किस वर्ष? देखिए, तो भारत पाकिस्तान का एक युद्ध हुआ जिसमें बांग्लादेश अलग हुआ। 3 दिसंबर 1971 को स्टार्ट हुआ और 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हो गया यह युद्ध। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिसंबर 1971। अब रही बात कि उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के और पाकिस्तान के, तो आपके प्रेसिडेंट कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। और इधर कौन थे? याह्या खान थे। ठीक है, और इस समय हमारे देश का पीएम कौन था? तो इंदिरा गांधी। इधर कौन था? नूरुल अमीन, ये प्रधानमंत्री था। तो ये सबको नोट रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 3 दिसंबर 1971 को युद्ध होता है, 16 दिसंबर 1971 को युद्ध समाप्त हो जाता है, और उसमें क्या हो जाएगा? बांग्लादेश का क्या है? स्वतंत्र देश की घोषणा हो जाती है। अगला आपका सवाल है, और समाप्ति का एक और इसमें सवाल है क्वेश्चन कि शिमला समझौता कब होता है? इसी के युद्ध के बाद 1972 में होता है। जुल्फिकार अली भुट्टो किसके बीच होता है? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच होता है शिमला समझौता। और इसी ने बोला था कि हम घास की रोटी खाकर भी भारत से 1000 वर्ष युद्ध लड़ने का शक्ति रखते हैं। किसने कहा था? जुल्फिकार अली भुट्टो ने। तो नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? अच्छा, नहीं किया जाता वाला पूछा है, तो एगो नहीं किया जाता, वो कौन है? स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में क्या हो जाएगा? पंचायत और नगर पालिका। जो वार्ड कमिश्नर सुनते होंगे, वार्ड कमिश्नर होगा। तो नगर पालिका या पंचायत का चुनाव राज्य सरकार कराएगी। राज्यसभा का जो चुनाव होगा, जो उसके उपराष्ट्रपति बनते हैं, अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, वो भी निर्वाचन चुनाव आयोग का काम है। लोकसभा जो आपका प्रधानमंत्री जिससे नियुक्त होता है आगे जाके, तो वो भी कौन कराएगा? निर्वाचन आयोग करवाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग, मुख्यमंत्री का निर्वाचन आयोग, विधानसभा का निर्वाचन आयोग कराएगा। लेकिन स्थानीय निकाय यानी राज्य का कौन निकाय है? पंचायत नगर पालिका का स्थानीय निकाय राज्य सरकार कराएगी। कौन करवाएगी? राज्य सरकार। नोट कर लेना इसको। अगला आपका सवाल है, निम्न में से कौन सा विटामिन B2 का प्रमुख स्रोत है? तो विटामिन B2 का प्रमुख आपका स्रोत कौन सा है? अंडा। ठीक है, आंवला में क्या पाया जाता है? विटामिन C। क्या पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। इसे शाकीय डॉक्टर के नाम से पुकारते हैं। शाकीय डॉक्टर मतलब कि आंवला का अगर रोज सुबह थोड़ा सा भी अगर नित्य दिन आप अगर इसको सेवन करते हैं तो 50 साल तक आप डॉक्टर के पास न जाने का कहा जाता है कि आप नहीं जा सकते हैं। तो विटामिन C बहुत अच्छा होता है आंवला, और घाव सुखाने में काम विटामिन C का होता है। विटामिन C
ऐसा नहीं है कि हर खट्टा पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है, ये कोई बात नहीं है। इमली में भी आपका टार्टेरिक अम्ल हो जाएगा, इमली टमाटर, इमली का मना है लेकिन नींबू का मना नहीं है। अगर घाव अगर हो गया तो साकिए डॉक्टर के नाम से किसे पुकारते हैं? आंवला को कहते हैं। और फिर क्या पता है? विटामिन सी। अब सनलाइट, सनलाइट में क्या होता है? विटामिन डी। आजकल लोग धूप से बचते हैं, इसलिए तो हड्डी कमजोर हो गया है। पहले के लोग जो है पहाड़ पर से गिरते तो भी हड्डी उड्डी ठीक रहता था, अभी जो है सीढ़ी पर से गिरते हैं हड्डी टूट गया। तो ये धूप में नहीं जाना चाहते, काला हो जाएगा चेहरा। तो सनलाइट किसने पाया था? विटामिन डी, जो कि हमारे हड्डी को मजबूत करता है, यानी कैल्शियम की मात्रा क्या करता है? ठीक करता है। और गाजर में क्या होता है? विटामिन ए। तो गाजर का हलवा ना खा के गाजर कच्चा खाइए, ठीक है? तो ये ज्यादा आपको फायदा करेगा, विटामिन ए गाजर का, ठीक है? आंवला हो गया, अंडा हो गया आपका ये। अब अंडा देखिए, ये अंडा का जो खोल होता है वो किसका बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। अब जो ये पीला वाला भाग है, ये पीला वाला भाग में क्या पाया जाता है? फैट, यानी कि वसा पाया जाता है। और दौड़ने वाले के लिए वसा बहुत कम मात्रा में लेना पड़ता है। और ये उजला वाला जो भाग है, उजला वाला जो भाग है, इसमें पाया जाता है प्रोटीन। और प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर के विकास में सहायता करता है। देखिए, प्रोटीन शरीर के विकास में काम करता है। विटामिन, अगर आपको जो है बीमारी उमारी हुआ तो विटामिन का काम करेगा। और खनिज लवण का काम क्या है? जो अन्य आवश्यकता जो होती है शरीर में, वो खनिज लवण का काम है, ठीक है? तो प्रोटीन से हमारे शरीर का विकास होता है। आप लंबा होइएगा, बड़ा होइएगा। फैट, वसा से क्या होगा? शरीर फैलेगा, मोटा मोटा होगा, चर्बी बढ़ेगी आपकी। और आपका जो विटामिन से क्या होगा? रोग को लड़ने के, रोग को बचाने के लिए, रोग को लड़ने के लिए विटामिन का प्रयोग किया जाएगा। और अन्य ऐसे कई प्रकार के रोग हो जिसमें खनिज लवण की आवश्यकता पड़ती है, तो वो आपके पानी के माध्यम से या अन्य खाना के माध्यम से आप लेते हैं। जैसे आपके पालक में सबसे ज्यादा क्या पाता है? लोहा पाता है। तो लोहा हमारे शरीर में चाहिए हीमोग्लोबिन के लिए। अगला सवाल है, संविधान की किस अनुसूची के तहत संसद का प्रत्येक सदस्य शपथ या ग्रहण? देखिए, अब देखिए, अभी अब यहाँ पे आ गया, नेता की बात आ गई। इसमें सबसे पहले याद रखिएगा, एक में तो संघ राज क्षेत्र का चर्चा किया गया। पहले वेतन, पहले पैसा, सेकेंड में शपथ करेगा, उसके बाद शपथ लेगा, और तब राज्यसभा के सीट का बंटवारा होगा। तो ये इसको याद कर लीजिएगा। अनुसूची लिखा रहे हैं, अनुसूची नोट कर लीजिएगा, याद कर लेते हैं सुनकर भी। अगर जो पढ़े हैं इसको विभाजित कर लीजिए सुनकर। तो एक में क्या है? संघ राज क्षेत्र, संघ राज क्षेत्र। इसका मतलब हो गया कि जितने भी आपके राज्य हैं और संघ जैसे संघ राज क्षेत्र है, 8 गो है, दिल्ली, पौंडीचेरी, ये लोग, ये सब का नाम इसमें लिखा है संघ राज क्षेत्र, राज्य और संघ क्षेत्र। 2 में क्या दिया हुआ है? 2 में वेतन भत्ता, पहले पैसा, वेतन भत्ता, पहले पैसा का बाद बोलिए कितना पैसा दीजिएगा? तो वेतन भत्ता हो गया। 3 में क्या करेगा? 3 में तब ये लोग शपथ लेगा, शपथ प्रतिज्ञा जो लेना है ये लेगा, शपथ प्रतिज्ञा 3 में, अनुसूची 3 में। 4 में क्या है? राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, बंटवारा। तो वो कितना में है? 4 में है। 5 में क्या है? अनुसूचित, अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, का प्रशासन कैसे करना है? कुछ ऐसा इलाका है जो सेंसिटिव है, वहां किस प्रकार से शासन प्रशासन करना है, थोड़ा सा लूज भी रखना पड़ता है, थोड़ा टाइट भी रहना पड़ता है। 6 में क्या हो गया? 4 राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 4 राज्य में विशेष प्रकार का क्या करना है? प्रशासन, ठीक है? प्रशासन, शासन या प्रशासन। 6 में 7 में क्या है? 3 सूची। 3 सूची कौन है आपका? संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और ये संघ सूची में कितना विषय दिया गया है? 100 विषय, राज्य में 61 और समवर्ती में कितना विषय है? 52। तो ये 7 हो गया। 8 में, 8 अनुसूची में क्या किया गया? 22 भाषा का उल्लेख है, 22 भाषा का। 9 में क्या है? 9 में आपका है आपका भूमि सुधार, भूमि सुधार।
यानी कि जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन का मतलब होता है जो जिसके पास ज़्यादा ज़मीन था वो ज़मीन कुछ कम करे, उनका सीलिंग किया जाए, उनको लिया जाए और लोग को जिसको कमी है उसको दिया जाए। तो इसका मतलब जमींदारी खत्म नहीं करना, जमींदारी का मतलब कम करना या इसको जो है इसके ज़्यादा ज़मीन सबको जमीन मिल सके। तो ये हो गया भूमि सुधार। 10 क्या हो गया? दल बदल, इधर से उधर चल जाइए, उधर से इधर आ जाइए, दल बदल हो गया। 11 में क्या हो गया? पंचायती में कितना विषय? 29 विषय। उसके बाद 12 में क्या हो गया? नगर पालिका। तो ये सारा हमने आपको लिखा दिया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नगर पालिका में कितना विषय है? 18 विषय, ठीक है। तो याद रखिएगा, बोलिए। संघ राज क्षेत्र 1 में है, 2 में वेतन भत्ता, 3 में शपथ प्रतिज्ञा, 4 में राज्यपाल सीट का, 5 में अनुसूचित क्षेत्र जनजाति का प्रशासन, असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा का प्रशासन, 7 में क्या है? 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, 8 में क्या है? 22 भाषा है, 9 में क्या है? भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन, 10 में क्या है? दल बदल, 11 में पंचायती और 12 में नगर पालिका। तो ये हो गया आपका। तो शपथ आपका किसमें लेगा? आप देख सकते हैं तीसरा दिया हुआ है, नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। इसको नोट कर लीजिएगा, तीसरा, ठीक है। शपथ किस में लेगा? वो तीसरा में लेगा। दूसरा में क्या लेगा? वेतन लेगा। नोट कर लेना है इसको, ठीक से अच्छा से समझ लीजिएगा। वाले मंदिर कहाँ स्थित है आपका? ये श्रीलंका में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। अब है सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक हो गया। गुजरात के बाद तो सोना का क्या हो जाएगा? कर्नाटक। गुजरात सबसे ज्यादा समुद्र सीमा से सटा हुआ राज्य कौन है? गुजरात। और गुजरात के बाद कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। गुजरात के बाद कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? अमरावती। और तेलंगाना राजधानी क्या हो जाएगी? हैदराबाद। तमिलनाडु मंदिरों का भूमि किसे कहते हैं? मंदिरों का भूमि किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? ये भागलपुर में स्थित है, इसका चर्चा हम पीछे कर चुके थे। तो ये कौन रहेगा? इसका आंसर धर्मपाल। अब गोपाल ने क्या किया था? उदंतपुरी मठ का स्थापना किया था। और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। अगला सवाल है, भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, ठीक है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या लोकसभा का सदस्य। तो लोकसभा का सदस्य नहीं होता है प्रधानमंत्री, लोकसभा का सदस्य। और ये मुख्यमंत्री कौन होता है? विधानसभा का सदस्य। तो विधानसभा का सदस्य। तो विधानसभा का सदस्य मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो जाएगा लोकसभा का सदस्य। ये सभी के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। 30 वर्ष किसका है? राज्यसभा का सदस्य। तो राज्य सदस्य के लिए कितना चाहिए? 30 वर्ष। 35 वर्ष किसके लिए? राष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए आपको कितना उम्र चाहिए? तो न्यूनतम 35 साल। और 21 वर्ष क्या हो गया? मुखिया का चुनाव के लिए क्या चाहिए आपको? 21 वर्ष चाहिए आपका। और वोट देने का अधिकार कितना चाहिए? 18 वर्ष में आप वोट दे सकते हैं। अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना किस देश में की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कब होता है? 1913 में होता है। कब होता है? 1913 में होता है। कहाँ होता है? सैन फ्रांसिस्को कहाँ स्थित है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा इसका आंसर, जिसमें बहुत से थे आपका लाला हरदयाल का भी इनका नाम आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? सबसे ठंडा मरुस्थल इलाका कौन है? शीत मरुस्थल का मतलब हो गया पानी उनी जो है वहां कम है, ज्यादातर बर्फ है आपका। तो वो कौन जाएगा आपका? लद्दाख आपका आंसर हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? वो है कच्छ। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन है? तो भारत में कौन है? कच्छ। और कच्छ कहाँ पड़ता है?
गुजरात में पड़ता है। भुज, भुज का नाम सुने होंगे, ये कहाँ पड़ता है? गुजरात। 2001 में क्या आया था? भूकंप आया था भुज गुजरात में। याद रखिएगा भूकंप कब आया था? तो 2001 में आया था। अगला आपका सवाल है, दिल्ली सुल्तान का अंतिम वंश कौन था? ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था आपका? तो ये आपका आंसर हो जाएगा लोदी वंश। देखिए सबसे आसान है, गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो। आसान तरीका है याद करने का, दिल्ली सल्तनत। ग से हो गया गुलाम वंश, खी से हो गया खिलजी वंश, त से हो गया तुगलक वंश, स से हो गया सैयद वंश, और ल से हो गया लोदी वंश। तो अंतिम वंश कौन था सल्तनत काल का? तो लोदी वंश, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी की हार होती है और वहां से मुगल वंश की स्थापना होता है। और गुलाम वंश का 1526 से चालू हो जाता है। लेकिन भारत में मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना कौन करते हैं? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी यहाँ जीत के जाते हैं लेकिन यहाँ शासन नहीं करते हैं। अगला आपका सवाल है, रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? तो रंगनाथ जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो वो आपका है श्रीरंगम, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली। तो तिरुचिरापल्ली में आपका कौन जगह है? श्रीरंगम। वो किसका मंदिर है? रंगनाथ मंदिर है। तो रंगनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? विष्णु भगवान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, विष्णु भगवान का जो है मंदिर है कहाँ पे? तिरुचिरापल्ली। भुवनेश्वर में कौन कौन मंदिर है जो कि उड़ीसा में पड़ता है? मुक्तेश्वर, लिंगराज मंदिर, परशु, रामेश्वर मंदिर सब कहाँ पड़ता है? भुवनेश्वर में। और भुज में एक घटना हुई थी 2001 में, क्या हुआ था? भूकंप आया था, इसमें बहुत लोग मरे थे। और पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। किस जिला में पड़ता है? अजमेर। और यहाँ मंदिर है, कौन मंदिर? ब्रह्मा मंदिर। तो ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर, राजस्थान। और यहीं पर एक मेला लगता है, ऊंट का मेला। ऊंट मेला कहाँ लगता है आपका? ऊंट मेला कहाँ लगता है? पुष्कर, राजस्थान। ठीक है, ये आपका कुछ इसका क्वेश्चन हो गया। अगला आपका सवाल है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? तो पल्लव वंश का संस्थापक हो जाएगा सिंह विष्णु। तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? सिंह विष्णु। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी। तो राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम इसकी क्या थी? राजधानी थी। नन्नू कौन था? चंदेल वंश का संस्थापक। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नू हो गया। राजधानी कहाँ था? खजुराहो महोबा। सामंत सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। और इसकी राजधानी कहाँ थी? नदिया या लखनौती बंगाल में पड़ता है। ये हम इसको कुछ लिखा दिया क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। अगला सवाल है, निम्न में किस वर्ष पर चंद्रयान 4 का लॉन्च किया जाएगा? अब ये 4 गो तो यहाँ लिखा हुआ है तो हम सबके जानते हैं। चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकेंड, चंद्रयान थर्ड और चंद्रयान 4। तो चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। 2 वाला कब किया गया था? 2019 में। 3 वाला कब किया गया था? 2023 में। और 4 वाला कब होगा? 2027 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2027। ये सभी लिख लीजिएगा। अगला सवाल है आपका, और आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो हमने बहुत प्रयास किया इसमें अच्छे क्वेश्चन देने का, और हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी दीजिएगा, सुझाव भी दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।